हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। विकास के क्या क्या प्रमाण हैं, इसके अंदर हम लोगों ने बात कर रखा था होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक और उसके बाद एटेविज्म वगैरह हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, लेक्चर 14 में। तो आज लेक्चर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। भ्रूण संबंधित प्रमाण। भ्रूण से संबंधित क्या प्रमाण है? भ्रूण, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रायोलॉजी किसको बोलता है आप जानते हैं? आप जानते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर जो शुक्राणु और अंडाणु है, इसके मिलने से जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से भ्रूण बनता है और इस भ्रूण से संतति बनता है। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये जो पूरी कहानी है यहाँ से यहाँ तक की पूरी कहानी को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। तो इस एम्ब्रायोलॉजी में, इस डेवलपमेंट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है डिफरेंट ग्रुप एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप में, उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं का जो शुरुआती विकास है वो समान तरह से होता है। कैसे भाई? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के सभी जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम जानते हैं कि जंतु जगत में टोटल 11 संघ है, 11 फाइलम है। उसमें पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उसके पास दो जर्मिनल लेयर। दो जर्मिनल लेयर मतलब इक्टोडर्म और इंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्मिनल लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। और यही जर्मिनल लेयर भ्रूण की अवस्था में जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो यही तीनों जो डर्म है वो क्या करता है? हमारे सभी अंगों को बनाने में मदद करता है। तो उसी में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा फाइलम तक का बात है, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जिससे ये साफ ये साबित हो जाता है, जिससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि हम सभी के जो एंसेस्टर थे वो एक से एक थे। मतलब हम जानते हैं बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में ही यहीं बनता है 3 जर्मिनल लेयर। क्या बनता है? 3 जर्म लेयर। ये 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन है? इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो ये 3 डर्म आपको दिखाई देते हैं। तो ये तीनों डर्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो विकास है, ये जो विकास हो रहा है, शुरुआती विकास प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के यहाँ तक कॉर्डेटा तक बिल्कुल समान दिखता है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि हम सभी के पूर्वज समान थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं के पूर्वज एंसेस्टर समान थे, उनका कॉमन एंसेस्ट्री था। ठीक है, ये एक प्रमाण हुआ। आइए दूसरे प्रमाण की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग। दूसरा हम लोग देखते हैं जो कॉर्डेट्स हैं, उन कॉर्डेट्स का जो विकास है वो बिल्कुल समान होता है। क्या होता है? कॉर्डेट्स के विकास बिल्कुल समान होते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 2 पहला देख चुके हैं। कॉर्डाटा के सदस्यों का भ्रूणीय विकास लगभग समान होते हैं। जैसे कि कॉर्डेटा में कौन कौन आता है? तो कॉर्डेटा में देखिए कौन कौन आता है। फिश आता है, मत्स्य,
मत्स्य आते हैं। दूसरा एम्फीबिया, जिसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। तीसरा आता है रेप्टिलिया, जिसको हम लोग सरीसृप बोलते हैं। चौथा आता है एव्स, जिसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। चौथा आता है एव्स, जिसको हम लोग पक्षी बोलते हैं। और पांचवा आता है मैमेलिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो शुरुआती भ्रूणीय विकास है वो लगभग समान होता है। वो लगभग क्या होता है, समान होता है। जैसे कि शुरुआती जो भ्रूण का विकास होता है, इन सभी में कभी न कभी भ्रूणीय विकास के दौरान गिल्स स्लिट्स की उपस्थिति दिखती है। दूसरा, पोस्ट एनल टेल, पूंछ की उपस्थिति दिखती है। इससे यह साबित होता है कि इन सभी की उत्पत्ति एवं विकास समान तरह के एंसिस्टर, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वज से हुई है। ठीक है, से हुई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो ऐप पर सेम टाइम पर लाइव हो रहा है। और देखिएगा बेटा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि अभी भले ही ये अनटाइमली लाइव थे हम, तो ये वीडियो एक्चुअली में हम बनाने के लिए ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोचे जब बना ही रहे हैं तो इसको लाइव ही कर दें। हम जानते थे कि बच्चा लोग इस समय में देखने नहीं आएगा, वो परेशान होगा अभी ऑलरेडी। ठीक है, बारिश हो रही है, खाना पीना खाने का समय है, तो हम यूट्यूब पे इसीलिए इसको पब्लिक कर दिए हैं कि एक तरह से रिकॉर्ड होकर के सेव भी हो जाएगा बच्चों के लिए, और वो देख भी लेगा, और ऐप पर ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा साथ साथ। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं बेटा, तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी भ्रूणीय संरचना। अस्थायी भ्रूणीय संरचना के आधार पर चलिए देखिएगा, टेम्पोररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, अस्थायी भ्रूणीय संरचना तीसरा नंबर में। स्थायी, या तो आप इसको लिखिए टेम्पोररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, टेम्पोररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं हम लोग, समझिएगा मामला क्या है। ऐप बायोलॉजी विंग्स का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और फिर उस पर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, टेम्पोररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के अंदर पक्षियों में उसके
भ्रूणीय विकास में एग टूथ का निर्माण होता है। एग टूथ का निर्माण होता है। जबकि यह एग टूथ रेप्टाइल्स का भ्रूणीय संरचना है। इससे यह प्रमाणित होता है कि बर्ड्स पक्षियों की उत्पत्ति या विकास रेप्टाइल्स सरीसृप से हुआ है। ठीक है, बर्ड्स जो बने हैं वो किससे बने हैं? रेप्टाइल्स से बने हैं, और रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ है तो बर्ड्स बना है। इसीलिए बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। ग्लोरीफाइड बोले तो मतलब ये रेप्टाइल्स ही है, लेकिन उसमें ग्लोरीफिकेशन हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया, उसमें कुछ नया आया तो उससे पक्षी बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये भ्रूण संबंधित जो प्रमाण थे वो ख़त्म हुए। अब हम लोग दो सिद्धांत को पढ़ेंगे। एक सिद्धांत है रिकैपिचुलेशन सिद्धांत और दूसरा है बायोजेनेटिक सिद्धांत। चलिए मिटाते हैं। रिकैपिचुलेशन सिद्धांत और बायोजेनेटिक सिद्धांत। हालांकि ये सब उतना जिक्र नहीं होगा आपके बोर्ड के लेवल में, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। रिकैपिचुलेशन सिद्धांत क्या है? ये दिया गया था बाय वॉन बेयर ने इसको दिया था। ठीक है, आइए इसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा? इसमें हम लोग देखते हैं सामान्य संरचना सजीवों में उसका सामान्य संरचना, या ऐसे लिखिए सजीवों के भ्रूणीय विकास में के दौरान सामान्य संरचना उसके खास संरचना से पहले निर्मित होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बर्ड्स पक्षियों की और स्तनधारी,
स्तनधारी बोले तो मैमल्स की, बर्ड्स, मैमल्स। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा सामान्य संरचना क्या है। सामान्य संरचना बोले तो, सामान्य संरचना बोले तो स्पेशल जनरल कैरेक्टर, जनरल स्ट्रक्चर, और इधर स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सजीवों में उसके पास उसका कुछ समान संरचना भी होता है और उसके साथ साथ उसके पास क्या होता है, उसका कुछ खास संरचना भी होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में, स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी के पास उसके शरीर पर बाल, जो दाढ़ी, मोछ, बाल वगैरह दिखता है शरीर पर, वो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी का ही लक्षण है। स्तनधारी के अलावा वो लक्षण किसी और में नहीं पाया जाता है, तो वो उसका खास संरचना है। ये हमारा क्या है, खास संरचना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे स्तनधारियों के अंदर होता है। पक्षी, तो पक्षी के अंदर खास संरचना क्या है उसका, तो उसके अंदर उसका जो पंख है, फीदर है, उसके ऊपर जो रहता है, फीदर उसको बोल सकते हैं, पंख नहीं रहता है, वो जो है पंख, मतलब ये पंख नहीं, पंख मतलब उसके ऊपर जो रहता है बाल जैसा, वो फीदर बोलते हैं उसको। तो वो जो है उसका खास संरचना, वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में ही होता है। तो पक्षियों का खास संरचना क्या है, तो फीदर्स का विकास कर लो, फीदर्स का निर्माण। दूसरा, अगर मैमल्स के बारे में बात करें तो हेयर्स का निर्माण। तो ये दोनों चीज़ जो दिख रहा है ये इसका खास संरचना है। तो इनका कहना था कि सजीवों के अंदर जो उसका सामान्य संरचना है वो पहले बनता है उसके खास संरचना से, उसके स्पेशल स्ट्रक्चर से पहले बनता है। जैसे कि सामान्य संरचना क्या हो गया, स्पाइनल कोड है ना, स्केलेटन जिसको हम लोग कंकाल बोलते हैं, स्केलेटन को हम लोग कंकाल बोलते हैं। जैसे कि उसका हड्डी वगैरह है, और उसका बात कर सकते हैं उसके शरीर का और जो संरचना वगैरह है वो सब क्या होता है, वो सब उसका सामान्य संरचना है। तो वो सब में बनता है, वो सब क्या होता है, सब में बनता है। जैसे कि ब्रेन हो गया, ब्रेन, मस्तिष्क, तो ये सब क्या है, सामान्य संरचना है। तो किसी भी सजीवों में सामान्य संरचना पहले बनता है और उसका खास संरचना बाद में जाकर के निर्माण होता है उसका। और पक्षियों वगैरह में तो एकदम जन्म हो जाता है उसका, जन्म हो जाने के कुछ दिन बाद उसके ऊपर आता है पंख। देख रहे हो, फीदर्स उसका बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। जब बच्चा दे देता है, अंडा से निकल जाता है, अंडा से निकलने के बाद देखता है चिकना चिकना एकदम लगता है, उसके ऊपर बाल नहीं रहता है पक्षी वगैरह। फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर फीदर्स आते हैं। तो वही बताता है कि जो उसकी खास संरचना है वो बाद में जाकर के डेवलप करती है। हम लोग में बाल वगैरह देखो, बच्चा जो पैदा होता है तो थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत बाल वगैरह रहता है शरीर पर, बाद में जाकर के बाल वगैरह डेवलप होता है। तो इससे यह साबित होता है कि अगर इसका जनरल कैरेक्टर पहले डेवलप हो रहा है, इसका भी जनरल कैरेक्टर पहले डेवलप हो रहा है और इसका स्पेशल कैरेक्टर अगर बाद में डेवलप हो रहा है, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अगर ये चीज़ समान है, इसका मतलब इन सभी का कहीं ना कहीं उत्पत्ति होने का जो तरीका है वो समान है, एक जगह से हो रहा है। बाद में जाकर के सब डिफरेंट तरह के बन गए हैं वो अलग बात है, लेकिन शुरू हुआ है उत्पत्ति एक ही जगह से। तो इससे मिलता है कि विकास जो हुआ है सबका एक तरह के पूर्वज से हुआ है, और यही प्रमाण मिलता है रिकैपिचुलेशन सिद्धांत के अंदर। चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोजेनेटिक लॉ। अब ये बायोजेनेटिक लॉ क्या है, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक सिद्धांत क्या है, ये बायोजेनेटिक सिद्धांत देखिएगा। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्या हुआ इसका मतलब, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब होता है अपने या ऑन डेवलपमेंटल हिस्ट्री,
वो किस तरह से विकसित हो रहा है उसका जो पूरा कहानी है कहलाता है ऑन्टोजेनी। किसी भी सजीव का अपना जो विकास करने का जो पूरा प्रक्रिया है वो कहलाता है ऑन्टोजेनी। और फाइलोजेनी क्या कहलाता है? एंसेस्ट्रल डेवलपमेंटल हिस्ट्री। क्या है बेटा? एंसेस्ट्रल डेवलपमेंटल हिस्ट्री। फाइलोजेनी मतलब उसके पूर्वज जो हैं उसके विकास करने की पूरा क्या प्रक्रिया है वो कहलाता है फाइलोजेनी। तो इनका कहना था कि किसी भी सजीव में, मान लिया जाए अगर हम लेते हैं मैमल्स की बात करते हैं, या सीधा आप लोग ऐसे देखिए, हम जानते हैं कि रेप्टिलिया जो सरीसृप हैं उसी से पक्षी का विकास हुआ है, पक्षी का विकास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके पहले किसका विकास हुआ है? मान लिया जाए एम्फीबिया से रेप्टिलिया, उभयचर से किसका विकास हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल्स बना, और रेप्टाइल्स का विकास होकर के पक्षी बना। तो कहता है इसमें ये कि अगर रेप्टाइल्स से पक्षी बने तो पक्षी का जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, जो उसका एम्ब्रायोलॉजी है, वो बिल्कुल क्या होता है, वो रिपीट करता है इसके एम्ब्रायोनल हिस्ट्री। मतलब ये जो रेप्टाइल्स हैं तो इस रेप्टाइल्स का जो विकास करने का तरीका है, मतलब रेप्टाइल्स जो बनते हैं उसका जो एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका भ्रूण का जिस तरह से विकास होता है, तो उसके प्रक्रिया को ये जब पक्षी के भ्रूण का विकास होता है तो उसमें भी वो चीज़ को क्या करता है, वो रिपीट करता है। जैसे कि मरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनना है, तो ये इसमें भी हो रहा है और ये इसमें भी हो रहा है। पक्षी के भी विकास में हो रहा है, रेप्टाइल्स के भी विकास में हो रहा है, तो इसके भी विकास में हो रहा है। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि अगर इसका एंसेस्टर कौन है? रेप्टाइल्स है। इसका एंसेस्टर कौन है? एम्फीबिया है। तो इसका एंसेस्टर का जो विकास का पूरा कहानी है, उसका जो भ्रूण के बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। इसके प्रक्रिया को ये भी फॉलो करेगा। ये जिससे हुआ है, फिश से हुआ है, मछलियों से हुआ है, तो इससे जो इसका बनने का प्रक्रिया है, तो इसके विकास का, भ्रूणी विकास का जो प्रक्रिया है, उसको ये भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मतलब एंसेस्टर के डेवलपमेंट का जो कहानी है, एंसेस्टर के भ्रूण के विकास का जो पूरा प्रक्रिया है, उसको फॉलो करता है कौन? किसी भी एनिमल का जो उसका अपना डेवलपमेंट का हिस्ट्री है, उसको वो फॉलो करता है। और इसी तरह से वो क्या होता है, उसका विकास होता है। और यहीं पर हमारा बायोजेनेटिक सिद्धांत खत्म हो जाता है और यहीं पर हमारा दूसरा जो एविडेंस है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें कि फॉसिल्स, जीवाश्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कल के क्लास में हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। दिक्कत क्या हो गया था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। हमको लगता है कि जब से हम पुनः स्टार्ट किए हैं तब से एक बार भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर तब से दिक्कत नहीं हुआ है तो बताइए सर कि हाँ, उसके पहले दिक्कत इसीलिए हो गया है। एंसेस्टर किसे कहते हैं? कहाँ थी मौसम सिंह? नाम कौन है, किसका है, कौन है? कहाँ थे आप इतने देर से? रामायण खत्म हो गया और सीता मैया कौन है यही नहीं पता है? पूर्वज को एंसेस्टर बोलते हैं। तुम्हारे पूर्वज कौन है? बंदर हैं। यहाँ पर पूर्वज मतलब बाबा चाचा नहीं होते हैं, परबाबा नहीं होता। यहाँ पर पूर्वज का मतलब हो गया बंदर उंदर, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, बाय।